Welcome to all. Myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College कोटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह भी एक सेल ऑर्गेनल है, एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और इसके पहले हम गोल्जी बॉडीज पढ़ चुके हैं। एक एक करके हम सभी कोशिकाओं को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंट्रोडक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह एक जालनुमा तंत्र कोशिका के अंदर बनाता है। यह वास्तव में क्या है, झिल्लियों का तंत्र होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ सेल्स। और यह क्या काम करता है, ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर्स करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको स्टोरेज करता है सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल उनको पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है और हम ये देखते हैं कि यह पूरे जो साइटोसोल में कैविटीज का फॉर्म करता है। एक्चुअली यह झिल्लियां का एक तंत्र होता है, उसकी वजह से यह सेल का एक कंकाल सिस्टम बना देता है। जो इंटरनल स्पेस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उसको हम ल्यूमन कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ल्यूमन होती है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है के साथ अटैच रहती है और इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और साइटोसोल है उसके बीच के अंदर ब्रिज यानी कनेक्शन का काम करता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में एक पैसेज यानी तक प्लाज्मोडेस्माटा बनाता है जिससे सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, उनके बीच में आपस में एक कनेक्शन बन जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ईआर होता है एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है और इसके स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती रहती है। यह देखा गया है कि जो सेल के अंदर 10% जो पार्ट है मतलब वॉल्यूम ऑफ द साइटोसोल के जो वॉल्यूम है उसका 10% भाग ईआर के द्वारा बनाया जाता है। अपन यहाँ हाइलाइटर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ईआर के ल्यूमन कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होती हैं, दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर आप देख सकते हैं कि राइबोसोम अनुपस्थित है। तो इसीलिए इनको स्मूथ कहा गया है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित है। और इनकी पोजीशन हम देखें तो देखो, स्मूथ ईआर जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर है। मीन्स यह हम देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके नजदीक है, जबकि जो रफ ईआर है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। रफ ईआर जो होती है इसकी जो संरचना होती है यह स्टेबल होती है, जबकि जो स्मूथ ईआर होती है इसकी जो संरचना होती है वो स्टेबल नहीं होती है, यानी यह पूरी कोशिकाओं में इधर उधर फैली हुई रहती हैं और स्ट्रक्चर में इनमें चेंजेस होता रहता है। हिस्ट्री हम देखें तो ईआर का सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप में 1897 में गार्नियर ने इसको देखा और इसको इल्गेस्टोप्लाज्म कहा। इन 1953 पोर्टर ने इसको नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब जाल यानी जालिका। पोर्टर ने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम का और खोज का जो श्रेय है वह पोर्टर को ही जाता है। ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ओरिजिन है वह न्यूक्लियर एनवेलप
कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे उसकी फोल्डिंग द्वारा हुआ है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉन्क्रीट हाइपोथेसिस इज दैट द ईआर इज बर्डेड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप। तो सबसे ज्यादा जो कॉन्क्रीट हाइपोथेसिस ये माना जाता है कि जो ईआर का जो फॉर्मेशन हुआ है वह न्यूक्लियर एनवलप के बर्डिंग ऑफ द्वारा, मुकुलन के द्वारा ईआर का ओरिजिन हुआ है। नाउ हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर में 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं या 3 मुख्य घटक होते हैं, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं, यानी सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सो सिस्टर्नी जो होती हैं यह अशाखित रचना है, लेमिनर ये संरचनाएं होती हैं और इनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टर्नी, इनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित है। दूसरी होती है वेसिकल्स, पुटिकाएं जो गोलाकार या अंडाकार रचनाएं होती हैं और मेनली स्टोरेज का काम करती हैं। तीसरी है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स हम देख सकते हैं यह शाखित संरचनाएं होती हैं और अधिकतर राइबोसोम यहाँ पर अनुपस्थित होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो ईआर होता है, जो रफ ईआर है, वह मुख्यतः सिस्टर्नी और वेसिकल्स का बना हुआ होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह मुख्यतः ट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती है। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह मुख्यतः 2 प्रकार की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है हमेशा केंद्रक झिल्ली के पास स्थित होगी, स्थायी संरचना होती है और इसकी सतह पर क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। हम देखते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं उसकी बड़ी जो सब यूनिट, क्योंकि हमने देखा कि जो राइबोसोम होता है वह 2 सब यूनिट्स का बना होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। तो राइबोसोम लार्ज सब यूनिट के द्वारा रफ ईआर पर लगी हुई होती हैं और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, उसके द्वारा अटैचमेंट उनका उस पर रहता है। तो जो रफ ईआर है यह मेनली अधिकतर हम देखेंगे कि वेल डेवलप्ड होती है किसमें, पैनक्रियाटिक एंड लीवर सेल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य काम होता है जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन जहाँ पर होगा तो वहां पर रफ ईआर जो होंगी वो वेल डेवलप होंगी। इसके अलावा ऐसे सेल्स जहां पर लिपिड मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो या फिर स्टेरॉइड्स का निर्माण हो, तो वहां पर स्मूथ ईआर ज्यादा होंगी। स्मूथ ईआर कम स्थायी रचना होती हैं और स्मूथ ईआर पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है। स्मूथ ईआर जो होती है वह कोशिका झिल्ली के नजदीक स्थित होती है। नाउ हम फंक्शंस देख लेते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह मुख्यतः हमने देखा कि सिस्टर्नी और पुटिकाओं से निर्मित होती है मेनली, और यह उन कोशिकाओं में ज्यादा पाई जाती है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण से रफ ईआर संबंधित होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है, उसके बाद वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, वहां उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, कुछ केमिकल चेंजेस उसमें होते हैं, जैसे प्रोटीन के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का जुड़ना या किसी शुगर मॉलिक्यूल का जुड़ना, और इस प्रकार से प्रोसेसिंग होने के बाद वह फर्दर आगे गोल्जी बॉडी में जाती हैं जहां आगे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा हम रफ ईआर में हम यह देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज हो सकती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, सर्टेन हार्मोन्स हो सकते हैं। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रफ ईआर है यह मुख्य काम इसका प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन है, केमिकल चेंजेस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। स्मूथ ईआर हम देखते हैं कि यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है और मुख्यतः यह नलिकाओं यानी ट्यूब्यूल्स से बनी हुई होती हैं। यह उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिनमें ग्लाइकोजन वह
लाइपोप्रोटीन का उपापचय होता है। स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में जो स्मूथ ईआर है वह उपस्थित रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्मूथ ईआर है मेनली वह सिंथेसिस, सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स से संबंधित होती हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से यह संबंधित होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ईआर के जो फंक्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो मुख्यतः ईआर कोशिका का कंकाल बनाती है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, क्योंकि हमने देखा कि यह जाली का नुमा एक तंत्र है, झिल्लियों का एक तंत्र है, तो यह कोशिका का स्केलेटन बनाती है। इसके अलावा एक्सचेंज एंड ट्रांसलोकेशन, तो किसका एक्सचेंज ट्रांसलोकेशन? विभिन्न तरह के जो केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइटोप्लाज्म से मतलब सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वाइस वर्सा पदार्थों का एक्सचेंज और ट्रांसलोकेशन करना इनका काम होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने नाम सुना होगा, ये कंकाली पेशी में पाई जाती है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है? एक प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, उसका मॉडिफिकेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कंकाली पेशी है स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है और कैल्शियम का स्रवण का काम करती है। कैल्शियम जो होता है वह पेशियों में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो इस प्रकार से पेशियों के संकुचन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पौधों के अंदर जैसे कैल्शियम जो होता है उसकी क्वांटिटीज को रेगुलेट करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। इसके अलावा ईआर इज इंटरकनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ईआर दो सेल्स में, पौधों के अंदर दो सेल्स जो होती हैं, तो उसमें ईआर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इंटरकनेक्टेड रहता है और विच प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल अमंग सेल्स, और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का निर्माण करता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम ईआर करता है, यानी निराविषीकरण। जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको नॉन टॉक्सिन सब्सटेंस में यह चेंज करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह योगदान देता है। इसमें मुख्यतः स्मूथ ईआर होती हैं। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम भी यह करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि केंद्रक झिल्लिका का जो निर्माण होता है वह भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जब हम देखते हैं कि जब सेल डिवीजन होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज अवस्था में डिसॉल्व हो जाती है और जब कंप्लीट हो जाता है सेल डिवीजन, तो उस समय वापस से जब न्यूक्लियर एनवलप जब बनता है तो उस न्यूक्लियर एनवलप बनने के लिए ईआर योगदान देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य ये काम है। तो प्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोजन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण, कैल्शियम का स्रवण, ये सब इसके काम होते हैं। तो आशा है मुझे कि आपको ये समझ में आया होगा। आप जेडीबी के यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को आपस में शेयर करें और इन सब का फायदा उठाएं। धन्यवाद।